हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप स्टूडेंट्स यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग करंट अफेयर्स के जो सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे आज की क्लास में हमारा सब टॉपिक होगा इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो करंट अफेयर्स के जो स्टूडेंट्स सब टॉपिक्स है ना, उसको लेकर मैं एमसीक्यू की एक सीरीज चलाता हूँ। ठीक है, वैसे तो इसमें मैंने सारे एसएससी एग्जाम्स को फोकस में लिया है, पर एसएससी सीजीएल जो है ये थोड़ा ज़्यादा फोकस में मैंने यहाँ पर रखा है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करंट अफेयर्स के अंदर एक सब टॉपिक इंपॉर्टेंट डेज, इसके ऊपर अपनी क्लास रखेंगे। सारी क्लास एमसीक्यू बेस रहेगी और अपने स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है, चाहे आप वर्बली अटेम्प्ट करो, चाहे आप एक पेन पेपर लेकर अटेम्प्ट करो, पर आपने अटेम्प्ट जरूर करना है। मैं आपको क्वेश्चन के बाद थोड़ा टाइम दूंगा, उसके बाद मैं आपको उसका आंसर और वेरियस सोल्यूशन दिखा दूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अभिनव जोशी। एक और चीज़ जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए कोई एक सिंगल सोर्स नहीं मिल पाता, कोई चीज़ कहीं से पढ़नी पड़ती है, कोई कहीं से पढ़नी पड़ती है। तो उसमें स्टूडेंट्स मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ वो भी मैं आपको बिल्कुल बता दूँगा। ठीक है, शुरू करते तो चलते हैं स्टूडेंट्स आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या सिंपली पीएम किसान, इस योजना को, इस स्कीम को हमारी कंट्री में किस साल में लॉन्च किया गया था। वैसे तो स्कीम की सारी डिटेल्स आगे लिखी हुई हैं, पर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के फार्मर्स को, किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट देने की कोशिश करती है। बहुत बड़ी अमाउंट तो नहीं है, साल में 6,000 रुपये 3 किस्तों में देने की कोशिश की जाती है सारे एलिजिबल फार्मर्स को। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इंडिया में किस साल में लॉन्च हुई थी? 24 Feb 2020, 24 Feb 2019, 24 Feb 2022 या फिर 24 Feb 2023। अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कोशिश करो। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है वो है, असल में साल था 2019, 24 Feb 2019। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इसमें अब ये जो एनुअल फाइनेंशियल हेल्प है किसानों को, इसको बढ़ाने का यहाँ पर जो डिस्कशन है वो चल रही है। 6,000 फाइनेंशियल सपोर्ट एनुअली सारे एलिजिबल इंडियन फार्मर्स को यहां दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहां पर, यूनाइटेड नेशंस डे, यूएन डे, हर साल किस डेट को होता है यूएन डे? मैं आपको ये बताता हूं। 1945 असल में वो ईयर था जब यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था, वर्ल्ड वॉर 2 की एंडिंग के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद। ठीक है, तो यूएन डे, यूनाइटेड नेशंस डे, हर साल 10 Feb को होता है, 24 अक्टूबर, 22 जनवरी या फिर 10 नवंबर। कोशिश करो, यूएन डे के बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। हर साल यूनाइटेड नेशन डे किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? यूनाइटेड नेशंस का जो स्टूडेंट चार्टर है वो 1945 में लिखा गया था कि यूएन कैसा होगा, क्या उसकी पावर्स होंगी। हर साल जो यूएन डे है स्टूडेंट्स वो 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को हर साल यूनाइटेड नेशन का जो डे है वो असल में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, यूएन डे हर साल होता है 24 अक्टूबर को। तो यूनाइटेड नेशंस डे हर साल 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। असल में ऑफिशियली यूएन को क्रिएट कर दिया गया था 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, आपको ये भी बता दूं कि यूएन को बनाने का जो इनिशिएटिव था, कहीं ना कहीं यूएसए इसमें बहुत इन्वॉल्व था। वॉशिंगटन डीसी में जो साइनिंग थी, जो चार्टर की साइनिंग थी, वो वॉशिंगटन डीसी में रखी गई थी। ठीक है, पूछा जा रहा है हर साल अर्थ डे कब होता है? एक ऐसा दिन जब कोशिश की जाती है प्लैनेट अर्थ के बारे में सोचा जाए, फ्लोरा एंड फौना के बारे में सोचा जाए। तो हर साल अर्थ डे दुनिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो क्या स्टूडेंट्स अर्थ डे होता है 10 मई को, 11 मई को, 12 मई को या 22 अप्रैल को? तो अर्थ डे हर साल किस पर्टिकुलर डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? एक ऐसा दिन जब फ्लोरा एंड फौना को कैसे प्रिजर्व किया जाएगा, कैसे उसका ध्यान रखा जाएगा, उन चीज़ों के बारे में सोचा जाता है। तो अर्थ डे हर साल स्टूडेंट्स किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? कोशिश करो। इसका स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है 22 अप्रैल। तो अर्थ डे एक एनुअल इवेंट है, हर साल 22 अप्रैल को होता है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फ्लोरा फौना प्रोटेक्शन को सपोर्ट करने के लिए जो दिन है दुनिया भर में हम लोग सेलिब्रेट करवाते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि स्टूडेंट्स आपने सुना होगा नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में, एक ऐसा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसके थ्रू रिवर गंगा और रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, उनको क्लीन करना, ये सब जो काम है वो करवाया जाता है। ठीक है, नमामि गंगे जो प्रोग्राम है इसको किस साल में लॉन्च किया गया था? देखो
अगर मान लो सबसे लेट 2017 में भी लॉन्च किया गया था, अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ ऑलमोस्ट 6-6.5 सालों के बाद भी, तो कितना ज़्यादा काम करना होगा, कितना काम मुश्किल होगा कि अभी भी इतना जोर लगाने के बाद भी ये जो प्रोजेक्ट है अभी पूरा नहीं हुआ। वैसे 2017 में आया नहीं था, कोशिश करो किस साल में नमामि गंगे प्रोग्राम को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। ये स्टूडेंट्स वो ईयर था जब हमारी कंट्री में सरकार बदली थी, कांग्रेस से जो बीजेपी गवर्नमेंट आ गई थी, और ये हुआ था 2014 में, 2014 में, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में क्या क्या किया जा रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, रिवर की सरफेस क्लीनिंग, एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स, जो इंडस्ट्री की वजह से डैमेज पहुंच रहा है नदी और ट्रिब्यूटरी से उसको कम किया जा रहा है, रिवर फ्रंट की डेवलपमेंट की जा रही है, बायोडाइवर्सिटी का ध्यान, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस प्रोजेक्ट के अंदर की जा रही है। पर अभी भी स्टूडेंट्स ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी बहुत काम बाकी है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। वो कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट में से वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जो दुनिया की आधी इलेक्ट्रिसिटी, आधी जो बिजली है उसका यूज करेगा। ऐसा 2025 तक होना शुरू हो जाएगा। तो बाकी बचे हुए 6 हाफ बिजली यूज करेंगे, एक लौता हाफ बिजली यूज करेगा। अमेरिका, चलो इसको नॉर्थ अमेरिका लिख लेते हैं, वो ज्यादा बड़ा है। नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका या यूरोप, कौन सा वो कॉन्टिनेंट है जो 2025 तक दुनिया की आधी बिजली का इस्तेमाल करेगा, बाकी 6 बची हुई आधी का। तो सोचो ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां लोग बहुत ज्यादा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा। आसान क्वेश्चन, आप इसको अटेम्प्ट बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है असल में एशिया। अब इसमें तो स्टूडेंट्स कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इंडिया चाइना जैसी कंट्रीज, इतनी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी, ठीक है। और एशिया ही दुनिया में सबसे ज्यादा फ्यूचर में ग्रोथ लाने वाला कॉन्टिनेंट है। एशिया आधी वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी 2025 तक यूज करेगा, ऐसा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा बताया गया, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड उनानी डे, आपने सुना होगा इंडिया में एक मिनिस्ट्री है जिसको हम बुलाते हैं आयुष मिनिस्ट्री, आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। कोविड के टाइम पे ना, जब किसी को नहीं पता था कि क्या कोविड की वैक्सीन, क्या उसकी दवाई, तब आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा बताया जाता था कि जो काढ़ा है वो पियो, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। आयुष की फुल फॉर्म होती है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ये सब इंडिया के ट्रेडिशनल तरीके हैं, मतलब इंडिया के तो नहीं कह सकते, इंडिया तो चलो बहुत नई कंट्री है, ये सब तो पता नहीं कितने 100 हजारों सालों से चल रहे हैं। तो ये जो पूरा लैंड है ना आज जहाँ इंडिया बना हुआ है, इस लैंड के ट्रेडिशनल तरीके किसी को भी ठीक करने के, तो उनमें से एक चीज़ है यूनानी, ठीक है। तो यूनानी डे हर साल क्या 10th ऑफ फेब को होता है, 11th ऑफ फेब, 12th ऑफ फेब या 13th ऑफ फेब। तो वर्ल्ड यूनानी डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। किस डेट को? आई होप स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट कर लिया है। इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है 11 फेब, 11th ऑफ फेब। तो वर्ल्ड यूनानी डे एक ग्लोबल इवेंट है। असल में एक बहुत बड़े स्कॉलर थे हकीम अजमल खान, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है और उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे वर्ल्ड यूनानी डे दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता है जो कि दुनिया में बहुत, खासकर इस लैंड में तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है। ठीक है, वो कौन सी स्टेट या यूटी है जहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट जनवरी 2023 में सबसे ज्यादा देखा गया? वैसे मैं आपको स्टूडेंट्स बताता हूं, कल फेब का भी डाटा आ गया, मैं आपको दोनों बताऊंगा। जनवरी में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहां था, फेब में कहां था। ये जो है ना, ये थोड़ा और पुराना है, पर आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए कि किन स्टेट्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होता है। क्या गोवा स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा था? अगर यहाँ देखें तो हाँ, गोवा में भी काफी होता है, पर सबसे ज्यादा नहीं। असम में, असम देखते हैं यहाँ पर कहाँ है, असम में इतना ज्यादा नहीं होता, कम ही होता है असम में। दिल्ली में, दिल्ली अगर देखें तो दिल्ली में भी काफी रहता है, पर टॉप पे नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर टॉप पे रहता है, ठीक है। फेब के महीने में जो भी रीसेंट डाटा है, हरियाणा सबसे आगे था। पर अगर हम देखें जनवरी के महीने में जम्मू एंड कश्मीर हरियाणा से भी आगे हो गया था। अभी जम्मू एंड कश्मीर थोड़ा हरियाणा से पीछे चला गया है। तो आप देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 21.8%, हरियाणा का था 21.7%, राजस्थान का 21.1%, ठीक है। ये वो स्टेट्स और यूटीज है हमारी कंट्री की जहां अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा रहता है। और हरियाणा जो है, बहुत सारे डाटाज में आप देखोगे हरियाणा स्टेट का अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। और कौन सी में कम है तो वो यहां से देख लो, उड़ीसा है, मेघालय, गुजरात, कर्नाटका, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन सब स्टेट्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही कम है, ठीक है। आगे चलते हैं। वो कौन सी सिटी है, वो कौन सा शहर है जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था इंडिया एनर्जी वीक 2023। इस एनर्जी वीक में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत की गई। हम फ्यूचर एनर्जी कैसे यूज़ करेंगे, ग्रीन एनर्जी में क्या कुछ करेंगे, बहुत सारी डिस्कशंस की गई।
क्या इंडिया एनर्जी वीक की जो इनॉग्रेशन थी ये मुंबई शहर में रखी गई, कोलकाता शहर, बेंगलुरु या भोपाल? तो वो कौन सा शहर है जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 को इनॉग्रेट किया, ठीक है, और इंडिया का जो एक तरह से फ्यूचर एनर्जी कैसी दिखेगी उसके बारे में बात की गई। तो स्टूडेंट्स ये जो इनॉग्रेशन थी ना ये रखी गई थी जो इंडिया का स्टार्टअप कैपिटल है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, बेंगलुरु में, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 की शुरुआत की बेंगलुरु में। यहाँ पर बात की गई फ्यूचर के इंडिया के फ्यूल्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, हाइड्रोजन मिशन, मतलब आप समझ रहे हो ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज के बारे में बहुत डिस्कशन रखी गई थी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, जो 500 और 1000 के नोट्स की डीमोनेटाइजेशन की गई थी, जो पिछले कुछ टाइम से सुप्रीम कोर्ट में भी इस पे डिस्कशन चल रही थी कि क्या वो सही था, क्या वो गलत था, ठीक है। पूछा आपसे ये जा रहा है वो कौन सा साल था, ईयर कौन सा था जब 500 और 1000 के जो नोट्स थे उनको डीमोनेटाइज, या सिंपली आपको बताऊं कि उनको लीगल टेंडर नहीं रहने दिया, ठीक है। जो नोट पे लिखा होता है ना प्रॉमिस, वो खत्म हो गया था। क्या ये 2015 में किया गया था, 2016 में, 2018 में या 2017 में? तो 500 और 1000 के नोट्स की डीमोनेटाइजेशन किस साल में की गई थी? बहुत इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये हुआ था, साल था 2016, 2016। तो महीना था नवंबर, मंथ का डेट थी 8 नवंबर 2016। हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर ने लाइव आकर एक स्पीच दी जिसमें बताया कि 500 और 1000 के नोट जो है उनको डीमोनेटाइज किया जा रहा है, उनका मतलब उनकी वर्थ खत्म की जा रही है, अगर आपको सिंपली बताऊं, ठीक है। ठीक है, आज से कुछ टाइम पहले स्टूडेंट्स वर्ल्ड वेटलैंड डे भी दुनिया भर में सेलिब्रेट किया गया। जैसे आपको होता है जो वेटलैंड होता है, ऐसा होता है कि वेटलैंड कि ना कोई रिवर या लेक के आसपास एक जगह होगी जहां हमेशा थोड़ी पानी की प्रेजेंस रहेगी, मिट्टी हमेशा बहुत ही गीली रहेगी, ठीक है। वहाँ इंसेक्ट्स वगैरह बहुत होते हैं, तो माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आते हैं। और वेटलैंड को प्रिजर्व करने के लिए आपने सुना होगा रामसर कन्वेंशन होती है, इंडिया में 75 रामसर साइट्स के आसपास हैं। और रामसर कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन बोलते हैं इसलिए क्योंकि ईरान का एक शहर है रामसर जहाँ उसको साइन किया गया था, ठीक है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो आज से कुछ टाइम पहले सेलिब्रेट किया गया पूरी दुनिया में, इसकी डेट क्या थी? 1 फेब, 2 फेब, 3 फेब या 4 फेब? कोशिश करो। वर्ल्ड वेटलैंड डे दुनिया भर में जो सेलिब्रेट किया गया, किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? 1, 2, 3 या फिर 4? आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपना आंसर अटेम्प्ट कर लिया है। इसका बिल्कुल सही आंसर है 2 फेब। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो दुनिया भर में काफी बड़े स्केल पे स्टूडेंट सेलिब्रेट किया जाता है, ये 2 फेब को सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। और आई होप आपको इतना समझ लगा वेटलैंड क्या होता है और रामसर कन्वेंशन क्या होती है, ठीक है। दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सी कंट्री है जहां इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर ऑलमोस्ट 50 सालों के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया? कितना हुआ ये भी बताऊंगा। महंगाई जैसे इंडिया में ना इन्फ्लेशन अगर 6% से बढ़ जाए तो एक अलार्म बजने लग जाता है कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया, कम करो इसको। इस कंट्री में महंगाई पिछले 50 सालों के टारगेट में सबसे ज्यादा थी, वो कितनी थी वो भी बताऊंगा। तो क्या ऐसा हुआ नेपाल में, इंडिया में, बांग्लादेश में या पाकिस्तान में? कोशिश करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। कहां पर महंगाई दर 48 ईयर्स के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया? इसका स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है पाकिस्तान। अब कितना हुआ ये भी आपको दिखाता हूं। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन पिछले 48 ईयर्स में सबसे ज्यादा थी। ये इन्फ्लेशन पहुंच गई पाकिस्तान में 27.55%। और स्टूडेंट्स अभी और बढ़ रही है, अभी ये कम नहीं हो रही, और बढ़ रही है, 30% के आसपास पहुंचने वाली है, ठीक है। तो पाकिस्तान के लोगों के लिए ये जो सिचुएशन है बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। पिछले कुछ महीनों में उनकी इन्फ्लेशन 25% से ज्यादा चल रही है, जो बहुत ही मतलब चीजों के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है। अगर मैं आपको इनके पाकिस्तान में जो रुपी है इनका PKR, तो 1-1.5 साल पहले पाकिस्तानी रुपी 150 या 160 चलता था डॉलर के मुकाबले। अब ये 270 के आसपास आ गया। आप समझ रहे हो कितनी ज्यादा गिरावट है पाकिस्तानी रुपी में एज कम्पेयर टू डॉलर। तो कंट्री की सिचुएशन बिल्कुल अच्छी नहीं, बहुत बुरा हाल है स्टूडेंट्स इस टाइम पे पाकिस्तान का, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड जिसका काम है इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, उसके बाद जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उस सब की प्रोटेक्शन करना। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 2023 में अपना 47th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया। हर साल इंडियन कोस्ट गार्ड का रेजिंग डे कब होता है? 29 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी या 1 फरवरी। तो इंडियन कोस्ट गार्ड अपना रेजिंग डे कब सेलिब्रेट करता है ये आपसे पूछा है। 29 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी या 1 फरवरी? इसका स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है हर साल 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड का रेजिंग डे होता है। रेजिंग डे क्या होता है? जैसे आज अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को हम बना दें तो हर साल वो ऑर्गेनाइजेशन 2 मार्च को अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट किया करेगी, ठीक है।
इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना 47th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया। कोस्ट गार्ड ने अपने शिप्स वगैरह सब इकट्ठे किए, ठीक है। 1978 में इंडियन कोस्ट गार्ड की जो है शुरुआत की गई थी। इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो होता है व्यायाम रक्षम, मतलब वी प्रोटेक्ट, ये इनका मोटो होता है, ठीक है। 1 February 1977 को इंडियन कोस्ट गार्ड को की शुरुआत की गई थी। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। जो इंडिया के आसपास का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का पूरा एरिया, ये कोस्ट गार्ड को प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है, ये सारा एरिया। आगे चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके साथ आज की इस क्लास में जितने क्वेश्चन, जितने न्यूज, जितने टॉपिक स्टूडेंट्स मुझे कवर करने थे मैंने कवर कर लिए। आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल थी। अब जो स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला था कि काफ़ी सारे लोगों को डाउट होता है कि करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कैसे करें, इतने सारे सब टॉपिक्स है, इतना सिलेबस है, कहीं कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैं आपकी यहाँ पर कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपली करना है कि आपको गूगल पे जाके सर्च करना है abhipadia.abhimanyu.com। यहाँ जाके स्टूडेंट्स आपको चूज एग्जाम पे क्लिक करना है। जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो आपको वो एग्जाम ढूंढ के उस पर क्लिक करना है। हम ऐसा करते हैं, चलो हम यहाँ SSC CGL एग्जाम पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। वैसे आप जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो आपने उस एग्जाम पे क्लिक करना है। आप स्टूडेंट्स ऐसे खुलेगा आपके सामने और आपने यहाँ वीडियो कोर्सेज पे क्लिक करना है, क्योंकि जो मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का कोर्स बना रहा हूँ इसमें वीकली वीडियोस मैं आपके लिए डालता हूँ। उसके अलावा नोट्स, PDF, MCQ सब कुछ यहाँ पर मैं आपके लिए अपलोड करता हूँ, ठीक है। जब आप एक वीडियो कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो इस एग्जाम में जो जो वीडियो कोर्सेज अवेलेबल सब आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। इसमें से स्टूडेंट्स आपने जो करंट जीके, यहाँ पर जो करंट जीके का वीडियो कोर्स है उस पर क्लिक करना है। जैसे आप करंट जीके के वीडियो कोर्स पे क्लिक करोगे तो जो भी स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए वेरियस वीडियोस वगैरह बनाई हैं, जो नोट्स अवेलेबल है, सब कुछ आपको यहाँ दिखने शुरू हो जाएंगे। जो स्टूडेंट्स कोर्स की अमाउंट है उसको आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप इस कोर्स को परचेज करो तो अभी से लेके स्टूडेंट्स एग्जाम तक आपको और किसी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर समझा पाया कि कैसे मैं आपको आपके एग्जाम में करंट अफेयर सेक्शन में हेल्प कर सकता हूँ। मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।